हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार एसआर क्लासेस के अंदर। और हम जहां पर पढ़ रहे थे, हमारा जो अगला प्रश्न बनता है उस पाठ में से, हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? पाठ 2, जिसका नाम था किसान, राजा और नगर। ठीक है, तो उसका जो अगला प्रश्न बनता है और अगला जो टॉपिक है वो है मौर्य काल को लेकर के। ठीक है, मौर्य काल हम सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य से शुरुआत होती है, जिसने धनानंद के शासन को खत्म करके, यानी धनानंद को हरा करके मगध पर शासन किया था। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो मौर्यकालीन जो इतिहास है, जो कि मौर्यकालीन इतिहास है, उनको जानने के कौन कौन से स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं। अच्छा, प्रश्न बनता है 3 नंबर का। ठीक है, इस पाठ में से अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूं 2023 में होने वाले जो एग्जाम है आरबीएससी के, उसके अंदर जो ब्लूप्रिंट आया है उसके अंदर इस पार्ट में से एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा और एक मतलब कि एक नंबर के भी प्रश्न आएंगे और 3 नंबर का भी प्रश्न आएगा। तो ये 3 नंबर का प्रश्न बनता है। और एक दो जो मैंने पहले के वीडियो में आपको करवाए थे, एक तो महाजनपदों के अभिलक्षण और एक मैंने आपको करवाया था कि मगध साम्राज्य क्यों इतना महत्वपूर्ण था, क्यों इतना शक्तिशाली था। अगर मैं बात करूं इस प्रश्न की कि मौर्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से थे, तो ध्यान देना, सबसे पहले मूर्तिकला, जो हमें मूर्तियां मिली है उनसे हमें पता चलता है कि मौर्य काल के इतिहास के बारे में। अगर बात करें समकालीन रचनाएं, यानी कि उस समय की अन्य जो रचनाएं हैं, उसके द्वारा भी हमें काफी ज्ञान मिलता है कि हमें ज्ञान मिलता है कि मौर्य काल में क्या क्या हुआ होगा या मौर्य साम्राज्य में क्या क्या हुआ होगा। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त के समय में हमारे यहां पर आया था। कहां पर? भारत में आया था। और इसने पुस्तक भी लिखी थी, इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उसके अंदर मौर्य कालीन यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन मिलता है। आगे हम बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है उसका अधिकांश भाग हमें पता है चाणक्य द्वारा लिखा गया है। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था और उसी की बदौलत जो है क्या मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध का साम्राज्य जीत पाया था। और वो किसके बदौलत? चाणक्य के बदौलत। ठीक है, एक कहावत भी आती है कि जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, वो वहीं से निकली हुई है। आगे हम बात करें, जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म, इसके जो ग्रंथ हैं उनसे भी हमें मौर्यकालीन घटनाओं के बारे में पता चलता है। क्योंकि देखिए, जो भी धर्म है, ठीक है, जैसे कि उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा प्रचलन में थे। हालांकि ब्राह्मण धर्म तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म उस समय में बहुत ज्यादा प्रचलन में थे। हमें पता है कि अशोक ने फिर बौद्ध धर्म को अपना करके कुछ अपने भी नियम दिए थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अशोक का जो धम्म है उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक के अभिलेखों से, अभिलेख मतलब कि शिलाओं पर लिखा गया जो होता था, ठीक है, उससे भी हमें पता चला है कि किस तरीके से वो जो है वहां पर रहते थे या वहां का प्रशासन कैसा था, वो हमें अशोक के अभिलेखों से भी पता चलता है। अशोक का धम्म, देखिए, अशोक का धम्म का मतलब है अशोक ने अपने कुछ नियम बनाए थे जिसको हम अशोक का धम्म कहते हैं। ठीक है, और अशोक ने, आपको पता हो तो, कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है, एक प्रश्न बनता है कि कलिंग का वर्तमान नाम क्या है? तो कलिंग का वर्तमान नाम जो है ओडिशा है, मतलब ओडिशा के अंदर जो ओडिशा वाला क्षेत्र है वो कलिंग था। ठीक है, तो कलिंग के युद्ध, जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर अशोक ने कई लोगों की हत्या करवा दी थी, मतलब कि कई लोग उस युद्ध में मारे गए थे। अशोक की तरफ से भी कई लोग मारे गए थे और सामने भी कई लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि उस युद्ध के बाद अशोक ने कसम खाई कि मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा और वह धर्म के मार्ग पर यानी कि बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने लगा और उसने अपने कुछ नियम दिए। ठीक है, तो धर्म के कुछ नियम है, मैं 4 नियम आपको बता रहा हूं। देखिए,
पहला है बड़ों के प्रति आदर, ठीक है, तो बड़ों के प्रति आदर ये धम्म का पहला नियम है। दूसरा नियम है सन्यासी और ब्राह्मण, किसका? सन्यासी और ब्राह्मण के प्रति उदारता, यानी कि पहली बात तो सन्यासियों का आदर करना है, दूसरी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्राह्मणों का भी आदर करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इस अशोक को पता था, ठीक है, कि भाई जो अपने दादाजी को गद्दी पर बैठा सकता है वो ब्राह्मण कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसका हमेशा आदर करना जरूरी है। हाँ, अशोक के दादाजी थे, ठीक है, चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे थे अशोक, ठीक है। तो अशोक का दूसरा नियम है कि ब्राह्मणों का और सन्यासियों का आदर करना, उनके साथ उदारता। उसके बाद है सेवकों व दासों के साथ उदारता, मतलब जो हमारे सेवक होते हैं, जो दास थे, उनके साथ भी आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हमारे अगर दास है तो हम उनके साथ हमेशा गलत ही व्यवहार करें, ना, ऐसा नहीं है, उनके साथ भी सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। ऐसा किसने कहा था? अशोक ने कहा था। फिर चौथा आता है दूसरे धर्म का भी आदर, ठीक है। देखिए बहुत कम धर्म ऐसे होते हैं जो दूसरे धर्म के आदर, दूसरा धर्म का आदर करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म में भी पूरी मानव जाति का सम्मान करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म, वो केवल मात्र ऐसा नहीं है कि केवल हमारे लिए ही बना हुआ है, हिंदू धर्म पूरी मानव जाति के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बौद्ध धर्म है वो भी कहता है, सॉरी बौद्ध धर्म नहीं, अशोक के द्वारा जो नियम बनाए हुए हैं उनके अंदर वो बोलता है कि दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इनको पॉइंटों में लिखते हो तो आप लिखोगे पहला पॉइंट कि हमें जो मूर्तियां मिली हैं उनके माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद जो मौर्य कालीन समकालीन जो रचनाएं थी, जो ग्रंथ थे, उनके द्वारा भी हमें पता चलता है। उसके बाद जो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज थे, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी भारत पर, उसके अंदर भी मौर्य साम्राज्य का जिक्र किया गया था, तो उससे भी हमें कई जानकारियां प्राप्त होती है। अच्छा, उसके बाद अर्थशास्त्र, जिसका अधिकांश भाग चाणक्य द्वारा लिखा गया था, उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, चाणक्य जो था उसने अधिकांश भाग अर्थशास्त्र का लिखा था, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था वो, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके अंदर भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जिक्र किया गया है। अशोक के अभिलेखों के अंदर भी जिक्र किया गया है, और अशोक का जो धम्म है अशोक का जो धम्म है उसके अंदर भी हमें, उससे भी हमें पता चलता है कि अशोक का जो धम्म है, क्या है धम्म, कि अशोक द्वारा बनाए गए नियम ही अशोक का धम्म कहलाते हैं। और उसके जो 4 नियम है, बड़ों के प्रति आदर, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, और सेवकों व दासों के प्रति उदारता, और दूसरे धर्म का आदर करना, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हो पॉइंट। अच्छा, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, इस तरीके से तो आपको याद करना है, लिखना आपको पॉइंटों में है। 3 नंबर का प्रश्न बनता है, इसलिए आपको ज्यादा लेंथी भी नहीं लिखना है और ज्यादा छोटा भी नहीं लिखना है, ठीक है। उस तरीके से लिखना है जो शब्द सीमा आई हुई है उस शब्द सीमा में। अगला प्रश्न आता है, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? प्रशासन मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जो सर्विसेज जो थी वो कैसी थी, उसके बारे में हम बात करें तो देखो, मौर्य साम्राज्य के 5 महत्वपूर्ण केंद्र थे। कितने महत्वपूर्ण केंद्र थे? 5 महत्वपूर्ण केंद्र थे। पहला था पाटलिपुत्र। अच्छा, पाटलिपुत्र क्या था? पाटलिपुत्र राजधानी थी। क्या थी? राजधानी थी। पाटलिपुत्र क्या थी? राजधानी थी। हमें पता है वो तो। वर्तमान में पटना। पहले कौन सी थी? राजगृह, जिसको राजाओं का घर कहा जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र था स्वर्णगिरी। कौन सा? स्वर्णगिरी, जहां पर सोने की खानें थी। क्या थी? सोने की खान। सोने की खानें थी, सोने की खदान,
मतलब कि सोना था भरपूर, तो सीधी सी बात है सोना था तो पैसा तो, हाँ मतलब कि आर्थिक रूप से संपन्न था, समृद्ध था, शक्तिशाली था यह साम्राज्य बहुत ज्यादा। तीसरा तिसली, चौथा तक्षशिला और पांचवा उज्जैन। अच्छा, तक्षशिला और उज्जैन जो है व्यापार और धार्मिक, मतलब कि व्यापार की और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। व्यापार और धार्मिक, आपको पता है तक्षशिला जो है हमारे विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के अंदर अगर हम प्रशासन की बात करें तो पाकिस्तान से लेकर के, पाकिस्तान में रावलपिंडी तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान के अंदर, ये मैंने बताया था पहले वीडियो के अंदर ही, वहां से लेकर के ओडिशा यानी कि कलिंग तक एक समान प्रशासन चलता था, एक समान प्रशासन चलता था एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। हालांकि वहां पर रहने वाले लोग अलग, वहां का क्षेत्र अलग, लेकिन नियम एक ही लगते थे, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रशासन जो था वो सब जगह एक जैसा था, एक समान था। आवागमन जो होता था यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लोग सामान जो जाया करता था वो नदियों के माध्यम से या भूमिगत मार्ग से वो जाते थे। इसका मतलब यह है कि एक जगह से यानी कि राजधानी से दूसरे प्रांत तक जाने में महीनों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे। तो महीनों लग जाते थे तो उसके संचालन के लिए, ठीक है, आपको पता है कि सेना जो है वो एक साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग होती है और उसके संचालन के लिए वो इतनी दूरी तक जाती है, उसके संचालन के लिए कुछ समिति बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी और एक समिति और 6 उप समितियां बनाई गई थी, एक समिति और 6 उप समितियां बनाई गई थी। अच्छा, ये किसने बनाई थी? जो संचालन, सेना के संचालन के लिए जो 6 उप समितियां बनाई गई थी, किसके द्वारा बताया गया था इन उप समितियों के बारे में? सॉरी, बनाई नहीं, किसके द्वारा बताया गया था? तो इंडिगो नामक जो पुस्तक है मेगास्थनीज की, उसके अंदर हमें बताया गया है कि 6 उप समितियां थी। अच्छा, 6 उप समितियों के क्या क्या कार्य हुआ करते थे, ठीक है। पहला, नौसेना, नौसेना का संचालन। दूसरा, पैदल सैनिक जो होते थे, ठीक है, उनका संचालन, ठीक है। तीसरा, अश्वारोही जो घुड़सवार होते थे, ठीक है, उनका संचालन। चौथा, रथरोही जो रथ पर सवार होते थे, उनका संचालन। पांचवा, ऐसे लोग जो हाथी जो होते थे उनका संचालन करते थे, हाथी पर बैठकर जो सैनिक जाते थे या हाथी जो चलाने वाले होते थे वो। और छठा जो है, अच्छा सॉरी, छठा जो है यातायात संबंधित, आवागमन संबंधी जो भी कार्य होते थे उनको संचालित करते थे, ठीक है। आवागमन या यातायात लिख देता हूं, यातायात संबंधित, यातायात संबंधित। अच्छा, एक चीज बता दूं मैं आपको, यहां पर है यातायात संबंधित, यानी कि जो भी खाने पीने का इंतजाम होता था, जो भी बैलगाड़ी सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना, वो ये संभालते थे, ठीक है। हालांकि ये आपके बुक के अंदर 2 नंबर पर आया हुआ है, तो वो चलता है कि आप ऊपर नीचे लिख दो। कुल मिलाकर 6 उप समितियां थी और इनके ये कार्य हुआ करते थे। अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए, ये जो धम्म था ना, ये अपने 4 नियम, इनका प्रचार करने के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे और उन अधिकारियों को धम्म महामात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धम्म महामात्र कहा जाता। ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा। ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न बनता है, ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न बनता है। एक मैंने आपको महाजनपद के विशिष्ट अभिलक्षण बताए थे, महाजनपद के, और वो भी 3 नंबर का बनता है। और एक मैंने बताया था कि इतिहासकारों के अनुसार मगध क्यों इतना शक्तिशाली राज्य था। ये चारों प्रश्न 3-3 नंबर के बनते हैं। कुछ प्रश्न और भी बनते हैं जिनका हम उत्तर जो है जरूर निकालेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। मैं ज्यादा बड़े वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि ज्यादा
अगर हम टाइम तक पढ़ते हैं तो बोर होने लग जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम पढ़ेंगे तो जरूर हमें हर चीज समझ में आएगी, याद भी हो जाएगी। ठीक है, आप अगर ध्यान से पढ़ते हो तो मैं कहता हूं कि आपको इस वीडियो के दौरान ही आपको हर चीज याद हो जाएगी। जैसे इस प्रश्न के अंदर क्या है, कुछ है पॉइंटों के अंदर लिखना है कि भाई मौर्य साम्राज्य के अंदर 5 महत्वपूर्ण केंद्र थे। पाटलिपुत्र जो मौर्य साम्राज्य की पाटलिपुत्र जो कि राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की। स्वर्णगिरी जहां पर सोने की खानें थी। तिसली, तक्षशिला और उज्जैन जो कि व्यापारिक और धार्मिक केंद्र माने जाते थे। उसके बाद पाकिस्तान से दूसरा पॉइंट आता है, पाकिस्तान से ओडिशा तक एक समान प्रशासन व्यवस्था थी। ठीक है, यहां तक कि उनका क्षेत्र अलग होता था, लोग अलग होते थे, लेकिन प्रशासन व्यवस्था एक जैसी होती थी। ठीक है, और आवागमन जो है नदियों के माध्यम से और भूमिगत मार्ग से आवागमन होता था। ये तीसरा पॉइंट। फिर सुरक्षा का महत्वपूर्ण अंग सेना मानी जाती थी और उसका संचालन जो है समिति और 6 उप समितियों द्वारा किया जाता था। और यह बात किसके द्वारा लिखी गई है? ये मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। उप समितियां जो 6 होती थी वो कौन कौन सी होती थी? नौसेना का संचालन करने वाली एक उप समिति, पैदल सैनिकों की संचालन करने वाला एक उप समिति, तीसरा अश्वरोहियों का संचालन, चौथा रथरोहियों का संचालन, पांचवा हाथियों का संचालन और छठा जो है यातायात संबंधित यानी कि खान पान, बैलगाड़ियों से एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना। ठीक है, शिल्प जो मतलब कि शिल्पकार जो होते थे उनकी व्यवस्था करना और सेनाओं की देखभाल करना, यह सारा काम ये इसके अंतर्गत आ जाता था। और अशोक ने जो धर्म के प्रचार को यानी कि उन अपने जो बनाए गए नियम थे उनके प्रचार के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए थे उनको क्या बोलते थे? धम्म महामात्र बोला जाता था। ये आपका ये प्रश्न का उत्तर बन जाता है। ठीक है, ये यहां तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि ये जो आपका मौर्य साम्राज्य जो दिया हुआ है वहां तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल पढ़ेंगे यानी कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि दक्षिण का साम्राज्य कैसा था उस समय। ठीक है, दक्षिण के अंदर चोल, पांड्य, ठीक है, और ये जो अपने सातवाहन राजा थे, ठीक है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आज थोड़ी तबीयत भी खराब है। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।